वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न वो है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जन क्षेत्र की सकल घरेलू बचतें किस वर्ष के दौरान ऋणात्मक हो गई थी। डोमेस्टिक सेक्टर की अगर हम बात करें, पारिवारिक क्षेत्र की जो बचतें हैं, ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग्स जो हैं वो एक तो 1999 2000 में और दूसरा 2002 2003 में नेगेटिव हो गई थी, ऋणात्मक हो गई थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अभिकथन हमें दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में बाजार मांग तथा बाजार आपूर्ति प्रदत्त होने पर उद्योग में कीमत संतुलन होता है जो बाजार में मांग एवं पूर्ति को बराबर करता है। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में जो डिमांड है और सप्लाई है, इन दोनों के बेसिस पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम, या जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम संतुलन जो है उसका निर्धारण होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। और कारण क्या दिया रखा है कि दीर्घकाल में उद्योग में सभी फर्में लाभ कमाती है, ये गलत है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो हमारा जो अभिकथन ए वो सत्य है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि दीर्घकाल में क्या होता है? उद्योग में सभी फर्मों को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, दीर्घकाल में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हमारा केवल ए सत्य है, लेकिन आर क्या है? गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक फर्म द्वारा श्रम को भाड़े में रखने की लागत क्या कहलाती है? देखिए, कोई फर्म उत्पादन कार्य करने के लिए जो लागत होती है उनके सामने एक स्पष्ट लागत होती हैं, दूसरी होती हैं अस्पष्ट लागतें, और तीसरा होता है सामान्य लाभ। तीनों लागत के ही अंश होते हैं। स्पष्ट लागतें क्या होती हैं? जो बाहर से साधन खरीदते हैं उनको जो पेमेंट दिया जाता है, जैसे श्रम को मजदूरी दी जाती हैं। तो श्रम को भाड़े पे रखने की लागत क्या होती है? मजदूरी। तो मजदूरी का जो भुगतान किया जाता है वो किसके अंतर्गत आएगा? स्पष्ट लागतों के अंतर्गत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। और अस्पष्ट लागतें क्या होती हैं? जो दूसरों को चुकानी नहीं पड़ती है, फर्म स्वयं के साधनों पर, जैसे कि खुद की भूमि का किराया हो गया, खुद की पूंजी का ब्याज होगा, ये क्या होती हैं? अस्पष्ट लागत होती हैं। नेक्स्ट है, उत्पादन तथा उपभोग में परेटो इष्टतमता। ठीक है, परेटो ऑप्टिमिलिटी के बारे में है, आउटपुट, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में। तो उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसको दर्शाने के लिए जो उपयोगिता संभाविता वक्र हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है उसका यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। प्रोडक्शन और कंजप्शन में परेटो ऑप्टिमिलिटी के लिए किसका यूज किया जाता है? उपयोगिता संभाविता वक्र का। नेक्स्ट है फिफ्थ, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है? देखिए, आर्थिक विकास का जो क्लासिकल मॉडल है, जैसे कि उसमें एडम स्मिथ का, ठीक है, प्रतिष्ठित मॉडल आता है। तो इसमें मुख्य रूप से एक तो जैसे एडम स्मिथ और रिकार्डो का आता है, तो इसमें एक तो हस्तक्षेप की नीति होती है, जिसमें सरकार जो होती है वो आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, और दूसरा कैपिटल एक्यूमुलेशन, पूंजी संचय, इन दोनों के ऊपर जोर दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। ए और बी दोनों जो हैं उनका प्रयोग क्लासिकल मॉडल में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये जो बुक है वो A.W. लेविस के द्वारा लिखी गई हैं। फिर उसके बाद में दास कैपिटल जो बुक है वो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। असेस इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जॉन रॉबिन्सन की है, ये भी बिल्कुल सही है। एशियन ड्रामा जो है वो साइमन कुजनेट्स ने नहीं लिखी थी। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। एशियन ड्रामा जो बुक है वो लिखी थी गुनार मिल्डर ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा है सेवन, आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में
जो क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है, जैसे कि पर कैपिटा इनकम हो गई है, नेशनल इनकम हो गई है। तो आर्थिक समृद्धि जो है वो एक तरह से राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था किस पर आधारित थी? देखिए, ब्रेटन वुड व्यवस्था जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में 1944 में कुछ देश थे, लगभग 44 सदस्य देश थे, 44 देश थे, उनके प्रतिनिधि थे उन देशों के। उन्होंने 1949 में 44 में जुलाई 44 में, ठीक है, जुलाई 1944 में एक सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन को कहाँ पे किया गया था? अमेरिका में एक प्लेस है, स्थान है, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान। वहाँ पर 44 देशों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने एक सम्मेलन किया था, और उसी के फलस्वरूप विश्व बैंक और IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी 1949 में, जो मुख्य रूप से स्वर्ण विनिमय मान, ठीक है, जो विनिमय दर होती हैं उससे संबंधित है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1969 का MRTP एक्ट अधिनियम, ठीक है। तो MRTP एक्ट जो 1969 का है वो उस समय एस राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 1999 में, ठीक है, कि ये जो MRTP एक्ट था उसमें सुधार के लिए, और फिर उन्होंने 2000 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और ये जो अधिनियम है, ठीक है, वो पास हुआ था 2002-2003 के आसपास। तो ये एक तरह से हमारा जो 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 10वां, निम्नलिखित को हमको सुमेलित करना है समूह फर्स्ट को समूह सेकंड के साथ में। तो टाइप 2 की जो त्रुटि हैं, एरर हैं, वो मुख्य रूप से जो हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं, परिकल्पना, कि जब वह सत्य नहीं है तो H0 को अस्वीकार नहीं करने की जो प्रायिकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? टाइप 2 की त्रुटि कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। उसके बाद में जब मीन की वैल्यू मोड से ज़्यादा होती है, जब माध्य जो है वो बहुलक से ज़्यादा होता है, तो जो स्क्यूनेस है, विषमता है, वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। फिर उसके बाद में जनसंख्या समरूप की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से जो हमारा रैंडम सैम्पलिंग होता है, यादृच्छिक प्रतिचयन, उसके साथ में संबंधित कर सकते हैं। और फिर समय विपर्य परीक्षण या समय उत्क्रामिता परीक्षण, जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है, वो एक तरह से क्या होता है? P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जो सही ऑर्डर हमारा है वो क्या होना चाहिए? 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में रेखीय आयोजन की मान्यता कौन सी नहीं है? देखिए, लीनियर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग में कौन सी मान्यता नहीं ली गई हैं? तो उत्पादन की जो कीमतें वो स्थिर होती है, ये मान्यताएं हैं। जो उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमतों को भी स्थिर माना गया है। पैमाने के वर्तमान प्रतिफल की मान्यता नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। और प्रौद्योगिक रूप से निर्धारित कारक अनुपात, तो ये जो मान्यता है, तीनों मान्यताएं ली गई हैं, पैमाने के वर्तमान प्रतिफल की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी समस्या का समाधान करने के लिए सिंप्लेक्स प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो सिंप्लेक्स मेथड जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखिक प्रोग्रामन की जो समस्या होती हैं, मिनिमम मैक्सिमम से रिलेटेड हैं, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट है, दिया गया हमको LM फलन है y इक्वल टू 100 प्लस 10i, और IS फलन क्या हमारा 160 माइनस 20i। तो संतुलन में आय एवं ब्याज दर ज्ञात कीजिए, और सही उत्तर कौन सा होगा वो हमको चयन करना है इसमें से। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम संतुलन की बात करें तो संतुलन की स्थिति में IS इक्वल टू क्या होता है? LM, या LM इक्वल टू हम IS कह सकते हैं। तो ये 100 प्लस 10i इक्वल होना चाहिए किसके? 160 माइनस 20i के। ठीक है, अब हम इनको एक तरफ ले लेते हैं। जैसे देखिए 10i है और ये माइनस के 20i हैं, इधर आके हो जाएंगे ये माइनस के 10i बचेंगे। ठीक है, 10i प्लस हमने क्या किया? अच्छा, प्लस हो जाएगा, ये 30 होगा, सॉरी
30i इक्वल टू 160 माइनस 100 हो जाएगा। तो 160 माइनस 100 करोगे तो कितना बचेगा 60, ठीक है, प्लस के हैं तो i इक्वल टू कितना हो गया 60/30 इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर हो गया। तो जो इंटरेस्ट वो कितना होना चाहिए 2। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, या तो ए होगा या फिर सी हो सकता है, क्योंकि i कितना है 2 है। अब देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनकम का लेवल कितना है y का, तो y का लेवल कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये 100 प्लस 10, i कितना आया 2 आया, 2 लिख दिया हमने, 10 इंटू 2 किया तो कितना हो गया ये 40, 10 इंटू 2 20 और 20 प्लस 100 कर दिया तो कितना आ गया 120 आ गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, जो इनकम है संतुलन आय का स्तर तो होगा 120 और ब्याज दर कितनी होगी 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। स्वर्ण युग गोल्डन एज की अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के साथ में, तो ये सही सुमिलित हो रहा है। संचय का जो स्वर्णिम नियम है वो एडमंड फेलिप्स के साथ में संबंधित है, ये भी सही है। सहज अवस्था में जो समृद्धि है ये कंसेप्ट सोलो का है, ये भी सही है। न्यून आय संतुलन जाल का जो मॉडल है वो माल्थस का नहीं है, ये नेल्सन का है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्रीय निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी जो है उसके साथ में संबंधित नहीं है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो 19वीं शताब्दी में 1874 के आसपास अगर हम देखें, या 1870 का जो दशक है उसमें जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वहाँ का जो आर्थिक पिछड़ापन है उसकी व्याख्या करता है, जो राजनीतिक स्थिति थी उसकी भी एक तरह से इसके द्वारा व्याख्या की गई थी निर्भरता सिद्धांत के द्वारा। तो ये मुख्य रूप से एक तो एस अमीन, बेरन और फ्रैंक इनके साथ में संबंधित हैं, रोल प्रिबिज जो है उनके साथ में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 16, 2, 6 और x का ज्यामितीय माध्य, ज्योमेट्रिक मीन कितना है 6 के समान है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है 2 इंटू 6 इंटू एक्स, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं और ये हमको कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। हो जाएगा देखिए 6 इक्वल टू 6 इंटू 2 12x, ठीक है। जब आप देखो ये इसको अगर हम सोल्व करें तो हो जाएगा 6 का क्यूब इक्वल टू 12x और 6 का क्यूब कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 तो होता है 36 और 36 इंटू 6 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 216/12 और 216 अगर हम 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 216/12 18996 18। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन बी। अगला है 2 पासों के एक बार फेंकने पर 8 आने की कुल प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 2 पासों को अगर एक बार एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणाम तो कितने होते हैं 36, ठीक है, कुल परिणाम कितने होंगे 36 और अनुकूल परिणाम जो होंगे वो उसको हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो देखिए 8 का जो योग है वो कब हो सकता है, जब 6 और 2 आए या 2 और 6 आ जाए, ठीक है, 2 पासे फेंक रहे हैं, या फिर 3 और 5 आ जाए, या फिर 5 और 3 आ जाए, ठीक है, और ऑप्शन हो सकता है हमारा दोनों में 4 4 आ जाए, ठीक है। 2 पासे फेंक रहे हैं तो पहले पासे में 6 आ गए दूसरे में 2 आ गए, या पहले पासे में 2 आ गए दूसरे में 6 आ गए, या पहले पासे में 3 आ गए दूसरे में 5 आ गए, या फिर पहले में 5 आ गए दूसरे में 3 आ गए, या फिर दोनों में 4 4 आ गए। तो हमारे पास में जो पॉसिबिलिटीज बन रही कॉम्बिनेशन वो कितना है 1, कितने जोड़े हैं 2 3 4 5, तो ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स हो गए, ठीक है। अनुकूल जो हैं वो कितने हैं 5 और कुल कितने हैं 36, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 5/36 होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 18th, जब मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद 11,000 करोड़ रुपए
और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 10,000 करोड़ रुपए हैं, तब सकल घरेलू अपस्फीति कारक जो ग्रोस डोमेस्टिक डिफ्लेटर हैं वो कितना होगा। मॉनेटरी हमको जीडीपी दे रखा है 11,000 अपॉन, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपना, मॉनेटरी जो जीडीपी है, ठीक है, या मनी जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी कितना है 10,000 और इनटू कितना करते हैं अपन इसको 100 से। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 110। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्लासिकी समष्टि निकाय में मुद्रा द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो देखिए जब हम क्लासिकल अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है आय एवं रोजगार का, उसके अनुसार अगर हम देखें तो मुद्रा की जो मात्रा होती है वो उत्पादन को प्रभावित नहीं करती हैं। अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो उससे क्या होता है, रोजगार उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल कीमतें प्रभावित होती हैं। मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। तो मुद्रा के द्वारा क्या निर्धारित होता है, कीमतें। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी। रोजगार और उत्पादन के ऊपर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था। नेक्स्ट हमारा है टोबिन कर निम्न में से किस पे लगाया जाने वाला कर है। तो देखिए टोबिन कर का जो संबंध है विदेशी मुद्रा बाजार में जो लेन देन होता है उस पर जो कर लगता है उसको टोबिन कर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हम देखेंगे।